यात्रा निकालकर अडवाणी सोमनाथ से अयोध्या तक लाल कृष्ण आडवाणी ने इतिहास रच दिया। सड़कों पर इतना कोलाहल, इतना कौतूहल, इतना उद्दाम जनप्रवाह स्वतंत्र भारत की आंखों ने कभी नहीं देखा था जितना राम रथ यात्रा की। आडवाणी जी ना इतना ही बोलते थे, राम लला हम आएंगे, और हजारों हजार लोग चिल्लाते थे, मंदिर वहीं बनाएंगे। फिर वो कहते थे, सौगंध राम की खाते हैं, हम मंदिर वहीं बनाएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने अनाउंस कर दिया कि अगर आडवाणी जी की रथ यात्रा का रथ कहीं रोका गया तो फिर विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार से भाजपा अपना समर्थन वापस ले। लालू यादव को लगा यही है राइट टाइम। उन्होंने समस्तीपुर में आडवाणी जी का रथ रोक दिया। आडवाणी जी गिरफ्तार हो गए। मैं इस मंच के माध्यम से पुनः श्री आडवाणी जी से अपील करना चाहता हूं, अपनी यात्रा को स्थगित कर दें। तो मुझे याद है लालू यादव ने अपने अधिकारियों से कहा था कि आडवाणी जी की देख रेख ठीक से हो। अटल बिहारी वाजपेयी ने फोन लगा दिया कमला आडवाणी जी को, आडवाणी जी की पत्नी, और कहा, भाई कमला जी आपके यहाँ भोजन किए हुए बहुत समय हो गया, मैं आज दोपहर में आपके यहाँ भोजन करने आया। और जैसा उनका अपना स्वभाव था अटल जी का, उन्होंने हास्य बोध में कहा कि लेकिन आडवाणी जी को ना बताइएगा, हम और आप भोजन करें। ये दोनों आडवाणी वाजपेयी के बीच में ये केमिस्ट्री थी। अमित शाह और नरेंद्र मोदी में है केमिस्ट्री, लेकिन अमित शाह आडवाणी नहीं, इसलिए उस केमिस्ट्री को उससे मैच नहीं कर सकते। मैंने उनसे कहा कि आडवाणी जी ऐसे कौन से राजनेता हैं जिनको समझने में आप खुद को भी असफल और असमर्थ पाते हैं। 3 नाम उन्होंने लिए और तीनों भारत की बड़ी महिला राजनेता। उन्होंने कहा जयललिता, ममता बनर्जी और सुश्री मायावती। बिना आडवाणी के कोई वाजपेयी नहीं हो सकता। मेरे ये कहने के बाद विश्वास रखिए करीब 3-4 मिनट तक आडवाणी जी मौन हो। मैंने लाल कृष्ण आडवाणी से भी मंडल मंडल कहला लिया, लेकिन आडवाणी जी हमसे कमंडल कमंडल नहीं कहलवा पाए। आडवाणी के जो लोग कुछ क्रिएट किए हुए लोग हैं उसमें नरेंद्र मोदी भी, मैं उनका नाम शुरुआत में लेना भूल गया। एक लड़का जो पाकिस्तान के कराची में जन्मा, पाकिस्तान में अपने बचपने को देखा, लेकिन 1947 में देश का विभाजन हुआ तो वो पाकिस्तान छोड़ शरणार्थी के तौर पर भारत आया। और वो लड़का जो कराची से दिल्ली आया था, वो आने वाले समय में देश का गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री बन गया। वो लड़का जो लाखों लोगों की तरह अपना घर, अपना शहर और यादें छोड़कर शरणार्थी बनकर भारत आया, वो आगे चलकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का प्रचारक बन गया। भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटों से देश की सबसे बड़ी राजनीतिक शक्ति बना दिया। सोमनाथ से लेकर अयोध्या तक राम रथ यात्रा निकालकर देश की राजनीति की दिशा बदल दी। जिसने अटल बिहारी वाजपेयी को देश का प्रधानमंत्री बना दिया। ये कहानी है लाल कृष्ण आडवाणी। और लाल कृष्ण आडवाणी का जीवन केवल एक नेता की कहानी नहीं है, बल्कि आजाद भारत की राजनीति के बदलते दौर का इतिहास भी है। तो आज नेतानामा के इस एपिसोड में हम बात करेंगे लाल कृष्ण आडवाणी के राजनीतिक सफर। मुझे अच्छी तरह याद है कि 1990 का कोई समय के आरंभ का कोई समय था। मैं पहली बार पार्लियामेंट गया, संसद भवन गया, एक पत्रकार के तौर पर पार्लियामेंट को कवर करने के लिए। उस समय लाल कृष्ण आडवाणी जी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और पार्टी को अयोध्या आंदोलन में और कैसे सक्रिय होना चाहिए
उसको लेके पार्टी में विचार मंथन चल रहा था। वो दौर अयोध्या का दौर था और उसी समय में पहली बार लालकृष्ण आडवाणी से मिला। मैं भाजपा के पार्लियामेंट ऑफिस के भीतर जो भाजपा का कार्यालय था वहां मैं मिला उनसे। उन्होंने मुझसे कहा कि पत्रकारिता क्यों करना चाहते हो? मैंने बताया कि मेरी रुचि है कि भाई देश सेवा का एक ये माध्यम भी प्रभावी है, इसलिए मुझे लगा कि मुझे पत्रकारिता ही करनी चाहिए। उन्होंने सलाह दी आडवाणी जी ने कि तब भाजपा का जो ऑफिस था पार्लियामेंट में, उसके पीछे ही पुस्तकालय था संसद भवन का। तो उन्होंने कहा हमारे ऑफिस के पीछे पुस्तकालय है, वहां जाया करिए और भारत के संविधान सभा की जो बहसें हैं उनके तमाम वॉल्यूम्स में वो सारी बहसें संग्रहित हैं, उनको पढ़ो। उन्होंने कहा उनको पढ़े बिना आप भारत को नहीं समझ सकते। वहां से हमारा और लालकृष्ण आडवाणी का एक परिचय शुरू हुआ, एक परिचय यात्रा शुरू हुई। आडवाणी जी के जीवन में जो कुछ बड़ी घटनाएं हैं, उनमें एक बड़ी घटना तो यह है कि उनके सार्वजनिक जीवन की शुरुआत अटल बिहारी वाजपेयी के सचिव के रूप में हुई और वहां से जो रिश्ता बना, ये वो दौर है जब 6 राजेंद्र प्रसाद रोड पर रहा करते थे अटल बिहारी वाजपेयी, बलराज मधोक, अटल बिहारी वाजपेयी, जगदीश प्रसाद माथुर, ये लोग एक साथ। तब संगठन ने आडवाणी जी को भेजा अटल जी के सचिव के रूप में काम करने के लिए। अटल जी के लिए पार्लियामेंट के क्वेश्चंस तैयार करना, बहसों के लिए सामग्री जुटाना, ये सब। एक बार मैंने आडवाणी से पूछा था कि जब आप अटल जी के साथ जुड़े तो आपको कैसा महसूस होता था? तो उन्होंने कहा कि मैं अटल जी की भाषण कला से बहुत चमत्कृत रहता था। बोले लेकिन मैं सोचता था मैं कभी ऐसा भाषण नहीं दे सकता, मेरे अंदर वो क्षमता और योग्यता है ही नहीं। 8 नवंबर 1927 आज का पाकिस्तान और तब का अविभाजित भारत। सिंध प्रांत का कराची शहर। इसी शहर के एक सिंधी हिंदू परिवार में किशन चंद आडवाणी और ज्ञान देवी आडवाणी के घर एक बेटे का जन्म हुआ। परिवार ने उसका नाम रखा लाल कृष्ण। कराची उस दौर में व्यापार, शिक्षा, सांस्कृतिक गतिविधियों का बड़ा केंद्र था। लाल कृष्ण का बचपन भी सामान्य बच्चों की तरह बीता। पढ़ाई में उनकी काफी रुचि थी। उन्होंने कराची के प्रतिष्ठित सेंट पैट्रिक स्कूल में पढ़ाई की। कहा जाता है कि स्कूल के दिनों में वो लगभग हर कक्षा में अव्वल आते थे। लेकिन इतिहास कभी कभी इंसान की जिंदगी को अचानक बदल देता है। 1940 का दशक पूरे भारतीय उपमहाद्वीप के लिए उथल पुथल का समय था। आजादी की लड़ाई अपने अंतिम दौर में थी। दूसरी ओर सांप्रदायिक तनाव भी लगातार बढ़ रहा था। साल 1942 में जब उनकी उम्र करीब 14 साल थी, वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस से जुड़े। इसकी शुरुआत भी बेहद दिलचस्प तरीके से हुई। एक दिन वो अपने एक दोस्त के साथ टेनिस खेल रहे थे। खेल बीच में ही था कि उनके साथी ने अचानक कहा, अब मुझे जाना हो। आडवाणी ने पूछा, मैच खत्म किए बिना क्यों जा रहे हो? जवाब मिला, मैं संघ की शाखा में जाता हूं, वहां देर नहीं हो सकती, समय का बहुत महत्व है। यही बात किशोर लाल कृष्ण के मन में बैठ गई। कुछ ही दिनों बाद वो भी शाखा में पहुंचने लगे और फिर आरएसएस का हिस्सा बने। शायद उन्हें तब अंदाजा भी नहीं था कि टेनिस कोर्ट पर हुई ये छोटी सी बातचीत उनके पूरे जीवन की दिशा बदल देगी। फिर आया 1947, वो साल जिसने करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल दी। भारत आजाद हुआ, लेकिन देश का विभाजन भी। कराची पाकिस्तान का हिस्सा बन गया
लाखों हिंदू परिवारों की तरह आडवाणी परिवार को भी अपना घर छोड़ना पड़ा। सितंबर 1947 में लाल कृष्ण आडवाणी कराची से दिल्ली पहुंचे। वो उन चुनिंदा शरणार्थियों में थे जो हवाई जहाज से भारत आए थे। अपना घर, अपना शहर, अपने बचपन की यादें, यानी सब कुछ पीछे छूट चुका था। दिल्ली आने के बाद उनका स्थायी ठिकाना नहीं बना। संघ ने उन्हें राजस्थान भेजा, जहां उन्होंने प्रचारक के रूप में काम शुरू किया। अलवर, भरतपुर, कोटा, बूंदी और झालावाड़ जैसे उन तमाम इलाकों में उन्होंने संगठन को मजबूत करने का काम किया। प्रचारक का जीवन आसान नहीं होता। सीमित साधन, लगातार यात्राएं, गांव-गांव संपर्क और संगठन विस्तार, ये उनकी दिनचर्या बन गई। कालांतर में आडवाणी जी ने अपनी क्षमता और योग्यता दोनों से संघ परिवार और पार्टी को चमत्कृत किया। वो 4 बार अध्यक्ष रहे पार्टी के और 1990 के उत्तरार्ध में राम रथ यात्रा निकालकर आडवाणी सोमनाथ से अयोध्या तक लाल कृष्ण आडवाणी ने इतिहास रच दिया था। सड़कों पर इतना कोलाहल, इतना कौतूहल, इतना उद्दाम जनप्रवाह स्वतंत्र भारत की आंखों ने कभी नहीं देखा था जितना राम रथ यात्रा के दौरान था। आडवाणी में उस रथ यात्रा में रहा, एक पत्रकार के नाते कवर करने के लिए आडवाणी जी ना इतना ही बोलते थे, राम लला हम आएंगे, और हजारों हजार लोग चिल्लाते थे मंदिर वहीं बनाएंगे। फिर वो कहते थे सौगंध राम की खाते हैं हम मंदिर वहीं बनाएंगे। इतना आप समझ लीजिए भक्ति, आस्था और आक्रोश की मिली जुली सुनामी। विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार थी केंद्र में और बिहार में लालू प्रसाद यादव की सरकार थी। लालू यादव और विश्वनाथ प्रताप में भी 36 का आंकड़ा था, क्योंकि लालू यादव को जब मुख्यमंत्री बनने का अवसर आया तो लालू यादव के मन से गांठ कभी नहीं दूर हुई कि बीपी सिंह ने हमारे मुख्यमंत्री बनने के रास्ते में रोड़ा अटकाए थे। चंद्रशेखर ने भी रोड़ा अटकाया और बीपी सिंह ने भी रोड़ा अटकाया था। वो तो भला हो देवीलाल का कि मैं मुख्यमंत्री बन पाया। ये दिमाग में लालू यादव के हमेशा के लिए बैठा रहा। मुझे स्मरण है कि भारतीय जनता पार्टी ने अनाउंस कर दिया कि अगर आडवाणी जी की रथ यात्रा का रथ कहीं रोका गया तो फिर विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार से भाजपा अपना समर्थन वापस ले लेगी। लालू यादव को लगा यही है राइट टाइम। उन्होंने समस्तीपुर में आडवाणी जी का रथ रोक लिया। आडवाणी जी गिरफ्तार हो गए। वो गिरफ्तार हुए, भाजपा ने अपना वचन निभाया, विश्वनाथ प्रताप की सरकार से समर्थन वापस लिया। विश्वनाथ प्रताप की सरकार भूतपूर्व हो गई। लालू ने एक तीर से 2 निशाने किए। एक तो आडवाणी जी को गिरफ्तार करके वो मुसलमानों के मसीहा हो गए लालू जी, और दूसरा विश्वनाथ प्रताप सिंह भी निपट लिए, हिसाब बराबर। लेकिन जब वहां आडवाणी जी समस्तीपुर में रखे गए, जेल में बंद हुए, गेस्ट हाउस में निरुद्ध रखे गए थे, तो मुझे याद है लालू यादव ने अपने अधिकारियों से कहा था कि आडवाणी जी की देखरेख ठीक से हो। यह अंदर का पक्ष है जो आपको शायद गूगल में नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा था आडवाणी जी को कुछ तकलीफ नहीं होनी चाहिए, बड़े नेता हैं। और आडवाणी जी की पुत्री प्रतिभा आडवाणी को आडवाणी जी के साथ वहां देखरेख के लिए रहने की व्यवस्था लालू यादव ने कराई। सोचिए, है ना अद्भुत बात। बिहार सरकार के अधिकारी आए, वो प्रतिभा जी को वहां ले गए मना के कि भाई आप उनकी देखरेख के लिए वहां रहो। तो खैर उस घटना ने लाल कृष्ण आडवाणी का राजनीतिक कद आकाश तक पहुंचा दिया, उस इकलौती घटना ने। 1951 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारतीय जनसंघ की स्थापना की। आरएसएस के कई प्रचारकों की तरह लाल कृष्ण आडवाणी भी जनसंघ के साथ सक्रिय हो गए। वो मंच के चमकदार नेता नहीं थे, न ही उनकी बड़ी पहचान बड़े भाषणों से थी।
उन्हें संगठन के भीतर काम करना ज्यादा पसंद था। रणनीति बनाना, दस्तावेज तैयार करना, कार्यकर्ताओं से संवाद करना और पार्टी की विचारधारा को मजबूत करना, यही उनकी ताकत थी। इसी दौरान एक ऐसी मुलाकात हुई जिसने भारतीय राजनीति की सबसे चर्चित जोड़ी को जन्म दिया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ यात्रा कर रहे युवा अटल बिहारी वाजपेयी की मुलाकात कोटा में लाल कृष्ण आडवाणी से कराई गई। पहली मुलाकात सामान्य थी, लेकिन आगे चलकर यही रिश्ता भारतीय राजनीति के इतिहास में मिसाल बन गया। एक तरफ प्रभावशाली वक्ता अटल बिहारी वाजपेयी थे, दूसरी तरफ शांत, गंभीर और रणनीतिक सोच रखने वाले लाल कृष्ण आडवाणी। दोनों के स्वभाव अलग थे, लेकिन लक्ष्य एक था। 1957 का साल आता है जब जनसंघ के प्रमुख नेता दीनदयाल उपाध्याय ने उन्हें दिल्ली बुलाया, और दिल्ली इसलिए बुलाया ताकि वो नवनिर्वाचित सांसद अटल बिहारी वाजपेयी की संसदीय कार्यों में मदद कर सके। दिल्ली पहुंचने के बाद आडवाणी सीधे अटल बिहारी वाजपेयी के सरकारी आवास 30 राजेंद्र प्रसाद रोड में रहने लगे। दिल्ली में रहते हुए आडवाणी ने संसद की कार्यप्रणाली को बहुत करीब से देखा। वो सवाल तैयार करते थे, बहसों का अध्ययन करते थे, पार्टी की नीतियों पर काम करते थे और अटल बिहारी वाजपेयी के साथ लगातार समय बिताते थे। धीरे धीरे दोनों के बीच भरोसा इतना मजबूत हो गया कि पार्टी के भीतर भी उन्हें एक दूसरे का पूरक माना जाने लगा। कहा जाने लगा कि जहां अटल जनता का चेहरा है, वहीं आडवाणी संगठन की रीढ़ है। दिल्ली में रहते हुए उन्होंने पत्रकारिता भी की, जनसंघ की पत्रिका ऑर्गेनाइजर में सहायक संपादक बने, नेत्र नाम से फिल्म समीक्षाएं भी लिखी। राजनीति, साहित्य, इतिहास और सिनेमा, इन सब में उनकी गहरी रुचि थी। ये दौर उनके व्यक्तित्व को और व्यापक बना रहा था। इसके बाद 25 फरवरी 1965 को उन्होंने कमला आडवाणी से विवाह किया। बाद में उनके 2 बच्चे हुए, प्रतिभा और जयंत। परिवार और राजनीति दोनों साथ साथ चलते रहे, लेकिन सार्वजनिक जीवन में उन्होंने हमेशा संगठन को प्राथमिकता दी। 1960 का दशक समाप्त होते होते जनसंघ के भीतर उनकी पहचान एक कुशल रणनीतिकार के रूप में बन चुकी थी। इसके बाद धीरे धीरे उनका प्रभाव राजनीति में भी बेहद बढ़ा और 1970 में वो पहली बार राज्यसभा सांसद चुने गए। संसद में उनका प्रदर्शन शांत लेकिन प्रभावशाली माना गया। वो कम बोलते थे, लेकिन तथ्यों के साथ बोलते थे। संगठन के भीतर उनका कद लगातार बढ़ रहा था। मुझे लगता है लाल कृष्ण आडवाणी ने भाजपा को एक नई दिशा दी। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का मुद्दा उन्हीं ने दिया। छद्म धर्मनिरपेक्षता, सूडो सेकुलरिज्म, ये नैरेटिव आडवाणी जी ने सेट किया देश में। राम मंदिर को जन जन के तक आंदोलन बना देने का काम उन्हीं के नेतृत्व में हुआ और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए एक नई पीढ़ी, धारदार नई पीढ़ी तैयार की, जिसमें गोविंदाचार्य थे, जिसमें सुशील मोदी थे, जिसमें प्रमोद महाजन थे, जिसमें अरुण जेटली थे, बहुत सारे लोग। ये सब वेंकैया नायडू, सुषमा स्वराज, ये सब आडवाणी जी के द्वारा ही आगे बढ़ाए हुए लोग थे। भारतीय जनता पार्टी की दूसरी और तीसरी नेतृत्व की पंक्ति उन्होंने गढ़ी। वो संगठन के प्राण तत्व थे, भाजपा के प्राण तत्व। और एक और चीज मुझे याद आती है, अटल जी प्रधानमंत्री थे, आडवाणी जी डिप्टी पीएम थे, गृह मंत्री थे। तो प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक आदेश निकालकर कश्मीर का विषय गृह मंत्रालय के से निकालकर उसको प्रधानमंत्री कार्यालय के अधीन कर दिया कि कश्मीर अफेयर्स प्रधानमंत्री कार्यालय देखेगा। आडवाणी जी को ये बात खली, स्वाभाविक भी है।
क्योंकि उस पर चर्चा नहीं हुई थी, लेकिन उन्होंने कुछ कहा नहीं। वाजपेयी जी और अडवाणी जी दोनों के चहेतों ने कुछ कुछ खुसफुसाहट की, लेकिन दोनों ने कुछ नहीं कहा। पर अटल जी को ये समझ आ गया कि अडवाणी जी कहीं क्षुब्ध हैं, खिन्न हैं। तो अटल बिहारी वाजपेयी ने फोन लगा दिया कमला अडवाणी जी को, अडवाणी जी की पत्नी, और कहा भाई कमला जी आपके यहाँ भोजन किए हुए बहुत समय हो गया, मैं आज दोपहर में आपके यहाँ भोजन करने आ रहा हूँ। और जैसा उनका अपना स्वभाव था अटल जी का, उन्होंने हास्य बोध में कहा कि लेकिन अडवाणी जी को ना बताइएगा, हम और आप भोजन करेंगे। खैर पता तो लग नहीं था, और अडवाणी जी को बताया गया, वो भी पहुंचे घर, पंडारा रोड में ही रहते थे तब अडवाणी जी। अटल जी पहुंचे तो अटल जी ने कहा भाई कमला जी इनको क्यों बुला लिया। खैर भोजन हुआ, भोजन के बाद खीर खाई गई और नमस्कार करके प्रधानमंत्री गाड़ी में बैठे और चले आए। कश्मीर पर कोई बात ना अडवाणी ने की ना वाजपेयी ने की। और उसी शाम एक नया आदेश निर्गत हो गया प्रधानमंत्री कार्यालय से कि कश्मीर का विषय अब पूर्व की तरह गृह मंत्रालय भी देखेगा। दोनों के बीच में केमिस्ट्री का आलम ये था, वाजपेयी जी और अडवाणी जी के बीच में। मुझे एक प्रसंग और याद आता है, के.एन. गोविंदाचार्य के नाम से एक इंटरव्यू आया एक अखबार में, जिसमें कहा गया कि वाजपेयी मुखौटा हैं और मूल शक्ति पार्टी की, संगठन की अडवाणी है। वाजपेयी जी विदेश गए थे, लौट के आए तो उनको उस बारे में जानकारी हुई। उनकी खिन्नता स्वाभाविक थी। उन्होंने एक पत्र लिखा, वो पत्र मैंने देखा। अटल जी ने पत्र लिखा अडवाणी जी को, प्रिय श्री अडवाणी जी, विदेश यात्रा से लौटा तो मित्रों ने भाजपा के महासचिव श्री के.एन. गोविंदाचार्य जी के एक साक्षात्कार की ओर मेरा ध्यान आकृष्ट किया। आशा है आप स्वस्थ होंगे, सानंद होंगे। विजयदशमी की अग्रिम शुभकामनाओं के साथ आपका अटल बिहारी वाजपेयी। सिर्फ इतनी चिट्ठी लिखी थी अडवाणी को। इस चिट्ठी का असर ये हुआ कि अपने सर्वाधिक प्रिय गोविंदाचार्य को भी अडवाणी जी ने एक झटके में वो कह दिया जो शायद कुछ सोच नहीं सकता था कि अडवाणी जी गोविंदाचार्य को ऐसा कह सकते हैं। उन्होंने कहा कि गोविंदाचार्य विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता से आगे के जैसा व्यवहार कर रहे हैं, वो एक राष्ट्रीय पार्टी के महासचिव के पास जितनी गंभीरता होनी चाहिए वैसा आचरण नहीं कर रहे। सोचिए, ये दोनों अडवाणी वाजपेयी के बीच में ये केमिस्ट्री थी। ऐसी केमिस्ट्री भारत के इतिहास में किन्हीं दो शीर्ष शिखर पुरुषों में नहीं हुई, राजनीति की कभी नहीं हुई, न तब हुई थी न अब। अमित शाह और नरेंद्र मोदी में है केमिस्ट्री, लेकिन अमित शाह अडवाणी नहीं है, इसलिए उस केमिस्ट्री को उससे मैच नहीं कर सकते। अमित शाह नरेंद्र मोदी के अनुगामी है। फिर आया 1972। जनसंघ को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनना था। पार्टी के भीतर कई नामों पर चर्चा हुई, लेकिन सहमति नहीं बन रही थी। इसी बीच अटल बिहारी वाजपेयी ने आडवाणी को बुलाया। जब वो पहुंचे तो अटल ने सीधे कहा, लाल जी आप अध्यक्ष क्यों नहीं बन जाते। आडवाणी ने तुरंत मना कर दिया। उनका कहना था कि वो अच्छे वक्ता नहीं है। इस पर अटल ने उन्हें दीनदयाल उपाध्याय का उदाहरण दिया और समझाया कि किसी संगठन को आगे बढ़ाने के लिए सिर्फ भाषण नहीं, दृष्टि और नेतृत्व की जरूरत होती है। आखिरकार दिसंबर 1972 में लाल कृष्ण आडवाणी भारतीय जनसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। कुछ ही सालों बाद देश में आपातकाल लगने वाला था, जनसंघ टूटने वाला था, जनता पार्टी बनने वाली थी, फिर भारतीय जनता पार्टी का जन्म होने वाला था। और इसी सफर में लाल कृष्ण आडवाणी भारतीय राजनीति के सबसे प्रभावशाली चेहरों में शामिल होने वाले थे। अब लाल कृष्ण आडवाणी के सामने सिर्फ संगठन चलाने की जिम्मेदारी नहीं थी, बल्कि देश की बदलती राजनीति के बीच अपनी पार्टी को भी संभालना था। लेकिन शायद उन्हें भी अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ सालों में भारतीय लोकतंत्र
अपने सबसे कठिन दौर से गुजरने वाला है और उसी दौर में उनकी राजनीतिक पहचान भी पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होकर सामने आएगी। साल 1973 में जनसंघ के भीतर कुछ नेताओं के बीच मतभेद उभरने लगे। पार्टी के वरिष्ठ नेता बलराज मधोक और नेतृत्व के बीच विवाद खुलकर सामने आ गए। उस समय संगठन की कमान लाल कृष्ण आडवाणी के हाथ में ही थी। उन्होंने इस पूरे विवाद को बहुत संयम से संभाला और आखिर में पार्टी ने कड़ा फैसला लेते हुए बलराज मधोक को बाहर का रास्ता दिखाया। लेकिन इसके कुछ ही समय बाद देश की राजनीति में ऐसा तूफान आया जिसने विपक्ष की लगभग हर आवाज को दबा दिया। 25 जून 1975 की रात तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने पूरे देश में आपातकाल लागू कर दिया। संविधान के कई अधिकार सीमित कर दिए गए। विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारियां शुरू हो गईं, प्रेस पर सेंसरशिप लगा दी गई और इसी के साथ लोकतंत्र पर सबसे बड़ा संकट आ चुका था। उस समय लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी बेंगलुरु में थे। दोनों एक संसदीय समिति की बैठक में शामिल होने पहुंचे थे। आपातकाल लागू होने के कुछ ही घंटों के बाद दोनों नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें बेंगलुरु सेंट्रल जेल भेज दिया गया। जेल की सलाखों के पीछे बिताया गया ये समय आडवाणी के राजनीतिक जीवन का सबसे कठिन दौर माना जाता है। करीब 19 महीने तक चले आपातकाल के दौरान जनसंघ के लगभग सभी बड़े नेता जेल में रहे। संगठन लगभग ठहर सा गया था, लेकिन जेल के भीतर भी विपक्षी नेताओं के बीच लगातार चर्चा हो रही थी कि लोकतंत्र की बहाली के बाद देश में किस तरह की राजनीति की जाएगी। इन्हीं चर्चाओं ने आगे चलकर जनता पार्टी की नींव रखी। जनवरी 1977 में जब आपातकाल हटाने की घोषणा हुई और चुनाव का ऐलान हुआ, तब पूरे विपक्ष ने एकजुट होकर कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ने का फैसला किया। भारतीय जनसंघ, कांग्रेस ओ, भारतीय लोकदल, समाजवादी धड़ा और कई अन्य दल मिलकर जनता पार्टी का हिस्सा बने। चुनाव में कांग्रेस को करारी हार मिली और पहली बार केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार बनी। ये भारतीय लोकतंत्र का ऐतिहासिक मोड़ था। इस चुनाव के बाद मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने और लाल कृष्ण आडवाणी को सूचना एवं प्रसारण मंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई। मार्च 1977 से जुलाई 1979 तक उन्होंने इस मंत्रालय का नेतृत्व किया। ये वही मंत्रालय था जिस पर आपातकाल के दौरान सेंसरशिप लागू की गई थी। आडवाणी ने सत्ता संभालते ही प्रेस की स्वतंत्रता बहाल करने और सरकारी मीडिया को अपेक्षाकृत अधिक स्वतंत्र बनाने की दिशा में कई अहम फैसले लिए, लेकिन जनता पार्टी का प्रयोग ज्यादा दिन नहीं चल सका। पार्टी के भीतर वैचारिक मतभेद बढ़ते गए। खासतौर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े नेताओं की सदस्यता को लेकर विवाद गहराता गया और आखिर में जनता पार्टी बिखर गई। सरकार गिर गई और एक बार फिर विपक्ष के सामने नई शुरुआत की चुनौती खड़ी हुई। साल 1980 में भारतीय राजनीति में एक नए अध्याय की शुरुआत हुई। 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ। अटल बिहारी वाजपेयी इसके पहले अध्यक्ष बने और लाल कृष्ण आडवाणी संस्थापक नेताओं में सबसे महत्वपूर्ण चेहरों में शामिल थे। उस समय पार्टी ने गांधीवाद समाजवाद की लाइन अपनाई, लेकिन ये प्रयोग चुनावी राजनीति में सफल नहीं हो सका। 1984 का लोकसभा चुनाव भाजपा के इतिहास का सबसे कठिन चुनाव साबित हुआ। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद हुए चुनाव में पूरे देश में कांग्रेस के पक्ष में सहानुभूति की लहर थी और 1980 के उस चुनाव में भाजपा सिर्फ 2 सीटों पर सिमट गई। यह परिणाम पार्टी के लिए बड़ा झटका था। कई राजनीतिक विश्लेषकों ने तब ये तक कहना शुरू कर दिया कि भाजपा का भविष्य अंधकार में है, लेकिन हार के बाद लाल कृष्ण आडवाणी ने इसे अंत नहीं माना। उनका मानना था कि पार्टी अपनी मूल विचारधारा से दूर चली गई है। संगठन के भीतर भी इसी बात पर चर्चा शुरू हुई कि भाजपा को अपनी पहचान स्पष्ट साफ करनी होगी
और आखिरकार 1986 में लाल कृष्ण आडवाणी को भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। इसके साथ ही पार्टी की दिशा बदलने लगी। आडवाणी ने अध्यक्ष बनने के बाद संगठन को बूथ स्तर पर मजबूत करने का अभियान शुरू किया। उन्होंने कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण पर जोर दिया, छोटे शहरों और गांव तक पार्टी का विस्तार किया। वो लगातार राज्यों का दौरा करते रहे। धीरे धीरे भाजपा एक बार फिर खड़ी होने लगी। पार्टी ने हिंदुत्व और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को अपनी राजनीति का प्रमुख आधार बनाया। यही वो दौर था जब लाल कृष्ण आडवाणी को भाजपा के सबसे बड़े रणनीतिकार के रूप में देखा जाने लगा। इसी बीच 1980 के दशक में विश्व हिंदू परिषद ने अयोध्या में राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण को लेकर आंदोलन तेज करना शुरू कर दिया। शुरुआत में यह धार्मिक आंदोलन था, लेकिन धीरे धीरे इसका राजनीतिक प्रभाव भी बढ़ने लगा। लाल कृष्ण आडवाणी ने इस आंदोलन को सिर्फ एक धार्मिक मुद्दे के रूप में नहीं देखा। उन्होंने इसे भाजपा की वैचारिक पहचान से जोड़ दिया। धीरे धीरे पार्टी खुलकर राम मंदिर आंदोलन के साथ खड़ी हो गई। एक बार मैंने आडवाणी जी से कहा कि कुछ विषय चला तो अटल जी का प्रसंग आया, तो उन्होंने कहा कि अमिताभ जी, मैं मानता हूं कि मैं अध्यक्ष रहूं तब भी मैं यही मानता हूं कि पार्टी में 1 से 10 तक अटल जी का स्थान है और 10 के बाद 11वां आप मेरा चाहें तो मेरा रख लें, किसी और का चाहें तो और का रख लें, लेकिन 10 तक केवल अटल जी। ये भाव व्यक्तिगत बातचीत में मुझसे कहा आडवाणी जी ने। मुझे एक और प्रसंग याद आता है। हम और आडवाणी जी जा रहे थे सुदूर दक्षिण में, शायद नागरकोइल में कोई सभा थी उनकी, तो विमान में समय था, खाली थे, उड़ना था, तो राजनीतिक प्रसंगों पर चर्चा शुरू हो गई मेरी और उनकी। मैंने उनसे कहा कि आडवाणी जी, ऐसे कौन से राजनेता हैं जिनको समझने में आप खुद को भी असफल और असमर्थ पाते हैं, क्योंकि आडवाणी जी बहुत शार्प ब्रेन के राजनेता माने जाते रहे। उन्होंने कुछ क्षण सोचा और कहा, 3 नाम उन्होंने लिए और तीनों भारत की बड़ी महिला राजनेता। उन्होंने कहा जयललिता, ममता बनर्जी और सुश्री मायावती। उनका इन तीनों के मूव्स को समझना मेरे भी बस की बात नहीं। ये आडवाणी जी ने मुझसे कहा। मैं बहुत देर तक उस वायुयान में हंसता रहा। इसकी फिर व्याख्या क्या हुई वो यहां नहीं बताऊंगा, लेकिन उन्होंने कहा कि इन 3 के मूव्स को मैं नहीं समझ सकता। आडवाणी जी को सुनना ऐसा लगता था कि जैसे आप किसी सुप्रीम कोर्ट के बहुत वरेण्य और बहुत योग्यतम वरिष्ठ अधिवक्ता को सुन रहे हैं। एक एक तर्क अकाट्य, एक एक उद्धरण अद्भुत, वेल निटेड स्पीच। अटल जी की जो भाषण की कला थी वो दूसरे किस्म के औरा से जन्मी थी। उसमें लगता था कि आकाश से पानी बरस रहा है और आप मन भर उसमें ना भीग रहे हैं जब अटल जी बोलते थे। लेकिन आडवाणी जी जब बोलते थे तो लगता था कि आप एक बहुत गंभीर अध्येता को सुन रहे हैं, गंभीर विवेचनकर्ता को सुन रहे हैं, जिसके पास समकालीन विश्व की सारी गतिविधियों की समझ है और उनको उसने गहरे तक जाना है। ये दोनों में अंतर था। 1989 के लोकसभा चुनाव तक भाजपा की स्थिति पूरी तरह बदल चुकी थी। 1984 में 2 सीटों वाली पार्टी अब 86 सीटों तक पहुंच गई। ये बदलाव सिर्फ चुनावी आंकड़ा नहीं था, ये संकेत था कि भाजपा राष्ट्रीय राजनीति में तेजी से उभर रही है। नवंबर 1989 में लाल कृष्ण आडवाणी पहली बार लोकसभा चुनाव के लिए निर्वाचित हुए। अब वो सिर्फ संगठन के नेता नहीं रहे, बल्कि संसद में भी पार्टी के सबसे प्रभावशाली चेहरों में शामिल हो चुके थे। लेकिन असली राजनीतिक विस्फोट अभी बाकी था। 1990 आने वाला था। साल 1990 भारतीय राजनीति का वो दौर जब देश एक साथ कई बड़े बदलावों से गुजर रहा था। एक तरफ मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने का फैसला हुआ, जिससे देश भर में आरक्षण को लेकर आंदोलन शुरू हो गए थे। दूसरी तरफ अयोध्या में
राम जन्मभूमि का मुद्दा लगातार बड़ा हो रहा था। कांग्रेस की पकड़ पहले से मजबूत नहीं रही थी, जनता दल की सरकार थी, पूरे देश में राजनीतिक अस्थिरता का माहौल था। ऐसे समय में लाल कृष्ण आडवाणी ने एक फैसला लिया जिसने आने वाले कई दशकों तक भारतीय राजनीति की दिशा बदल दी। आडवाणी का मानना था कि भाजपा को सिर्फ संसद की राजनीति तक सीमित नहीं रहना चाहिए। पार्टी को गांव-गांव और घर-घर तक पहुंचना होगा, लोगों से सीधा संवाद करना होगा। यही सोच आगे चलकर उनकी सबसे चर्चित राजनीतिक यात्रा में बदल गई। 25 सितंबर 1990 की तारीख थी और इसी दिन गुजरात के सोमनाथ से लाल कृष्ण आडवाणी ने राम रथ यात्रा की शुरुआत कर दी। इस यात्रा का उद्देश्य था अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के समर्थन में जनमत तैयार करना। सोमनाथ मंदिर का चुनाव भी प्रतीकात्मक था। ये वही मंदिर था जिसे भारतीय इतिहास में कई बार तोड़ा गया और बाद में उसका पुनर्निर्माण हुआ। सोमनाथ से निकलकर ये यात्रा गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बिहार सहित कई राज्यों से गुजरने वाली थी। हर शहर, हर कस्बे और हर गांव में हजारों लाखों लोग सड़क किनारे खड़े होकर रथ का इंतजार करते थे। जगह जगह फूलों की बारिश होती थी, धार्मिक नारे लगते थे। भाजपा के कार्यकर्ता इसे अपने राजनीतिक पुनर्जन्म के रूप में देख रहे थे। उसी समय लाल कृष्ण आडवाणी की उम्र थी 63 वर्ष, लेकिन उनका उत्साह किसी युवा नेता से कम नहीं था। लेकिन एक तरफ इस यात्रा को समर्थन मिल रहा था, वहीं दूसरी तरफ इसका विरोध भी बढ़ रहा था। विपक्षी दलों का आरोप था कि ये यात्रा देश में सांप्रदायिक तनाव बढ़ा सकती है। कई राज्य सरकारों ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी। प्रशासन लगातार यात्रा पर नजर बनाए हुए था। यात्रा का अंतिम पड़ाव 30 अक्टूबर 1990 को अयोध्या पहुंचना था, लेकिन उससे पहले ही बिहार की सीमा में हालात बदल गए। उस समय बिहार के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव थे। उन्होंने घोषणा की कि किसी भी कीमत पर यह यात्रा बिहार से आगे नहीं बढ़ने दी जाएगी। उनका कहना था कि कानून व्यवस्था बनाए रखना सरकार की जिम्मेदारी है और लालू यादव के आदेश पर 23 अक्टूबर 1990 को समस्तीपुर में बिहार पुलिस ने लाल कृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार कर लिया। उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत हिरासत में लिया गया। इसके बाद उन्हें बिहार से बाहर भेज दिया गया। इस गिरफ्तारी ने पूरे देश में राजनीतिक भूचाल ला दिया। आडवाणी की गिरफ्तारी के तुरंत बाद भाजपा ने तत्कालीन प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार से समर्थन वापस लेने का फैसला किया। अटल बिहारी वाजपेयी ने राष्ट्रपति को इसकी जानकारी दी। कुछ ही समय बाद केंद्र की सरकार गिर गई। हालांकि ये यात्रा अपने तय कार्यक्रम के अनुसार अयोध्या तक नहीं पहुंच सकी, लेकिन उसका राजनीतिक असर पूरे देश में दिखाई देने लगा। भाजपा जो कुछ साल पहले तक सिर्फ 2 लोकसभा सीटों की पार्टी थी, अब वो तेजी से राष्ट्रीय राजनीति की मुख्य धारा में आ चुकी थी। 1991 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने 120 सीटें जीतकर सबको चौंका दिया। हालांकि राम मंदिर आंदोलन लगातार आगे बढ़ रहा था। 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में विवादित ढांचा गिरा दिया गया। उस दिन लाल कृष्ण आडवाणी अयोध्या में मौजूद थे। इस घटना के बाद पूरे देश में दंगे भड़क गए। केंद्र सरकार ने कई संगठनों पर कार्रवाई की। विपक्ष ने भाजपा और उसके नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए। लाल कृष्ण आडवाणी भी इस विवाद के केंद्र में आई। बाद में अपने लेखों में और आत्मकथा में आडवाणी ने 6 दिसंबर 1992 को अपने जीवन का सबसे दुखद दिन बताया। उन्होंने लिखा कि उनका दुख इस बात का था कि वहां मौजूद भीड़ को नियंत्रित नहीं किया जा सका। राम मंदिर आंदोलन ने भाजपा को अभूतपूर्व राजनीतिक लाभ दिया। लाल कृष्ण आडवाणी अब सिर्फ संगठन के नेता नहीं रहे, वो करोड़ों लोगों के बीच भाजपा के सबसे बड़े जन नेता बन चुके। उन्हें कट्टर हिंदुत्व का चेहरा कहा जाने लगा, लेकिन जितनी तेजी से उनका राजनीतिक कद बढ़ रहा था, उतनी ही तेजी से विवाद भी उनके साथ जुड़ते जा रहे थे। 1986 में देश की राजनीति में एक और बड़ा मामला सामने आया, जैन हवाला कांड। इस मामले में कई बड़े नेताओं के साथ लाल कृष्ण आडवाणी का नाम भी सामने आया। आरोप लगते ही उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिसकी उस समय खूब चर्चा हुई। उन्होंने लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया और सार्वजनिक रूप से कहा
कि जब तक वो पूरी तरह से बेदाग साबित नहीं हो जाते तब तक चुनाव नहीं लड़ेंगे। बाद में अदालत में उन्हें राहत मिली और उनके खिलाफ आरोप साबित नहीं हो सके। इसी बीच भाजपा लगातार मजबूत होती जा रही थी, लेकिन 1995 में लाल कृष्ण आडवाणी ने एक और फैसला लिया जिसने उनके अपने सहयोगियों तक को हैरान कर दिया। 11 नवंबर 1995 की तारीख थी। मुंबई का शिवाजी पार्क था, जहां भारतीय जनता पार्टी की विशाल रैली चल रही थी। लाखों कार्यकर्ता मैदान में मौजूद थे। मंच पर पार्टी के लगभग सभी बड़े नेता बैठे हुए थे। उस समय लाल कृष्ण आडवाणी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। पूरे देश में ये चर्चा थी कि आने वाले लोकसभा चुनाव में भाजपा अगर सरकार बनाती है तो प्रधानमंत्री पद का सबसे बड़ा और दावेदार खुद लाल कृष्ण आडवाणी हो। पार्टी के कार्यकर्ता भी यही मानकर चल रहे थे, लेकिन भाषण के बीच आडवाणी ने अगले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रधानमंत्री पद का चेहरा अटल बिहारी वाजपेयी को घोषित कर दिया। कुछ पल के लिए पूरा मैदान शांत हो गया। मंच पर बैठे कई नेता हैरान रह गए। रैली खत्म होने के बाद जब उनके करीबी नेताओं ने पूछा कि बिना संघ से सलाह लिए इतना बड़ा फैसला क्यों किया, तो आडवाणी का जवाब था कि अगर पहले बात की होती तो शायद इसकी मंजूरी नहीं मिलती। उन्होंने ये फैसला इसलिए लिया कि उन्हें लगता था कि देश को उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जैसा सर्व स्वीकार्य चेहरा चाहिए। बाद में अपनी आत्मकथा माई कंट्री माई लाइफ में उन्होंने लिखा कि ये कोई त्याग नहीं था, बल्कि पार्टी और देश के हित में लिया गया एक तार्किक फैसला था। कहा जाता है कि जब अटल बिहारी वाजपेयी को इस घोषणा की जानकारी मिली तो उन्होंने मुस्कुराते हुए आडवाणी से कहा कि एक बार मुझसे पूछ तो लेते। इस पर आडवाणी ने जवाब दिया कि पार्टी अध्यक्ष होने के नाते ये फैसला लेने का अधिकार मेरे पास था। यही वो रिश्ता था जिसने भारतीय राजनीति में अटल आडवाणी की जोड़ी को एक मिसाल बना। एक बार आडवाणी जी से बात हो रही थी कि ये वो समय था जब आडवाणी जी के नेतृत्व में जो चुनाव लड़ा एनडीए ने, कि अगर तब एनडीए जीत जाता तो वो प्रधानमंत्री होते अटल जी की सरकार के बाद का 2009 का चुनाव। तो उसमें चुनाव में एनडीए हार गया, भाजपा हार गई। तो अटल जी आडवाणी जी के प्रधानमंत्री बनने का स्वप्न वहीं की वहीं अधूरा रह गया। तो उस वक्त निराशा का भी काल था उनके लिए, व्यक्तिगत तौर पर, उनके परिवार के लिए भी। चर्चा चली। उन्होंने कहा कि आप मेरी राजनीतिक जीवन यात्रा को कैसे देखते हैं। मैंने उनसे कहा कि आडवाणी जी, मुझे ऐसा लगता है कि सब कुछ अच्छा था, लेकिन आपके स्तर पर एक कमी रह गई। उन्होंने कहा क्या कमी देखते हैं आप? मैंने कहा आपको अगर वाजपेयी होना था तो आपको अपने लिए कोई आडवाणी तैयार करना चाहिए था। बिना आडवाणी के कोई वाजपेयी नहीं हो सकता। मेरे ये कहने के बाद विश्वास रखिए करीब 3-4 मिनट तक आडवाणी जी मौन हो गए। फिर उनकी तंद्रा जैसे टूटी हो, उन्होंने कहा कि अद्भुत बात कही आपने, मैंने ऐसे कभी नहीं सोचा था, ये बहुत अद्भुत बात है और सच बात है, आडवाणी जी ने कहा। मुझे एक और प्रसंग याद आता है। विश्वनाथ प्रताप सिंह का मैंने एक बहुत लंबा इंटरव्यू किया था, अखबार का पूरे 2 पन्ने। उसमें उनकी पूरी जीवन यात्रा पर समीक्षा थी। तो मैंने विश्वनाथ प्रताप सिंह से एक प्रश्न पूछा। मैंने कहा कि बीपी सिंह जी, आपने और एलके आडवाणी ने लगभग एक ही समय में भारत की राजनीति को सिंगल स्ट्रोक से परिवर्तित कर दिया, बदल कर रख दिया। तो वो चौंके, कैसे? हम और आडवाणी एक साथ कैसे? मैंने कहा कि आपने मंडल के जरिए और आडवाणी जी ने कमंडल के जरिए, दोनों ने भारत की राजनीति को पलट दिया है, दिशा बदल दी है, और एक सिंगल स्ट्रोक से। बोले हाँ भाई, ये बात ठीक है, ये नई बात बताई आपने, लेकिन है पुख्ता बात, ठीक बात।
फिर बीपी सिंह ने उसका व्याख्या अपने ढंग से की। वो व्याख्या भी यहाँ मुझे याद आ रही है आडवाणी जी के संदर्भ में। उन्होंने कहा भाई देखो अग्निहोत्री जी, मैंने लाल कृष्ण आडवाणी से भी मंडल मंडल कहला लिया, लेकिन आडवाणी जी हमसे कमंडल कमंडल नहीं कहलवा पाए। बोले ये अंतर है। बोले मंडल के चलते लालू यादव, कल्याण सिंह, अशोक गहलोत, मुलायम सिंह, बोले कोई पार्टी हो अब इन्हीं को आगे बढ़ाएगी। ये बोले ये मेरी देन है भारत की राजनीति में। बोले लेकिन आडवाणी जी जो जय श्री राम स्थापित किए वो सारी पार्टियों को जय श्री राम नहीं कहलवा पाए, इसलिए फिर बीपी सिंह कोट एंड कोट उन्होंने मुझसे कहा इसलिए भाई अग्निहोत्री जी हमें आडवाणी से बड़ा नेता मानो, और ये कह के वो हंसने लगे। मैंने कहा ये तो इतिहास तय करेगा नेता कौन बड़ा कौन छोटा। 1996 का लोकसभा चुनाव आया, भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। राष्ट्रपति ने अटल बिहारी वाजपेयी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। अटल जी प्रधानमंत्री बने, लेकिन बहुमत न होने की वजह से उनकी सरकार सिर्फ 13 दिन चल सकी। हालांकि सरकार गिर गई, लेकिन भाजपा अब साफ तौर पर कांग्रेस की सबसे बड़ी चुनौती बन चुकी थी। 1998 में फिर चुनाव हुए। इस बार भाजपा ने अपने सहयोगी दलों के साथ मिलकर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए बनाया। चुनाव के बाद अटल बिहारी वाजपेयी दोबारा प्रधानमंत्री बने। इस सरकार में लाल कृष्ण आडवाणी को देश का गृह मंत्री बनाया गया। ये उनके राजनीतिक जीवन की सबसे बड़ी प्रशासनिक जिम्मेदारी थी। गृह मंत्री के रूप में आडवाणी ने देश की आंतरिक सुरक्षा को अपनी प्राथमिकता दी। आतंकवाद, सीमा सुरक्षा और खुफिया तंत्र को मजबूत करने पर जोर दिया। 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान भी गृह मंत्रालय की भूमिका बेहद अहम रही, और उसी साल फिर चुनाव हुए और एनडीए पहले से ज्यादा मजबूत बहुमत के साथ सत्ता में लौटी। एक बार फिर अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने और आडवाणी गृह मंत्री बने। बाद में जून 2002 में उन्हें देश का उप प्रधानमंत्री भी बनाया गया। इस तरह वो सरकार में प्रधानमंत्री के बाद सबसे शक्तिशाली, सबसे प्रभावशाली नेता बन गए। गृह मंत्री रहते हुए उन्होंने कई बड़े फैसलों में अहम भूमिका निभाई। इसी दौरान भारत और पाकिस्तान के बीच संबंध सुधारने की कोशिश भी हुई। 2001 में पाकिस्तान के राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ को आगरा शिखर सम्मेलन के लिए भारत बुलाया गया। बहुत कम लोगों को पता था कि इस शिखर सम्मेलन की पृष्ठभूमि तैयार करने में लाल कृष्ण आडवाणी की महत्वपूर्ण भूमिका थी। पाकिस्तान के तत्कालीन उच्चायुक्त अशरफ जहांगीर काजी और आडवाणी के बीच कई दौर की गोपनीय बातचीत हुई। हालांकि आगरा शिखर सम्मेलन किसी ठोस समझौते के बिना समाप्त हो गया। उसके बाद सीमा पर तनाव बढ़ा, संसद पर आतंकवादी हमला हुआ और भारत पाकिस्तान के रिश्ते खराब। वक्त बीतता गया और फिर साल 2004 आया। साल 2004 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद थी कि वो एक बार फिर सत्ता में लौटेगी। उस लोकसभा चुनाव में इंडिया शाइनिंग का नारा दिया गया। इस दौरान अटल बिहारी वाजपेयी की लोकप्रियता अपने चरम पर थी, लेकिन चुनाव परिणाम उम्मीद के बिल्कुल विपरीत आए। भाजपा सत्ता से बाहर हो गई और कांग्रेस के नेतृत्व में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यानी यूपीए की सरकार। ये हार भाजपा के लिए बड़ा झटका थी। पार्टी के भीतर आत्ममंथन शुरू हुआ। कई नेताओं का मानना था कि चुनाव समय से पहले कराने का फैसला भारी पड़ गया। इस हार की जिम्मेदारी अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी दोनों के नेतृत्व पर भी आई। सत्ता जाने के बाद भाजपा विपक्ष में आ गई, लेकिन लाल कृष्ण आडवाणी अब भी पार्टी के सबसे बड़े नेताओं में शामिल थे। इसी बीच साल 2005 में उन्होंने पाकिस्तान की यात्रा की। ये यात्रा उनके राजनीतिक जीवन का सबसे बड़ा विवाद लेकर आई। पाकिस्तान दौरे के दौरान आडवाणी कराची भी गए। ये वही शहर था जहां उनका जन्म हुआ था। उन्होंने अपने पुराने स्कूल सेंट पैट्रिक स्कूल का भी दौरा किया। सालों बाद बचपन की यादों को देखकर वो भावुक हो गए। लेकिन इसी यात्रा के दौरान उन्होंने पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना की मजार पर जाकर श्रद्धांजलि दी और जिन्ना के 11 अगस्त 1947 के भाषण का उल्लेख करते हुए उन्हें धर्मनिरपेक्ष की सोच वाला नेता बता दिया। बस यही बयान उनके राजनीतिक जीवन का सबसे बड़ा विवाद बन गया। जिस नेता को सालों से भाजपा और संघ परिवार हिंदुत्व का सबसे बड़ा चेहरा मानता था,
उसी नेता के इस बयान ने पार्टी के भीतर भूचाल ला दिया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कई वरिष्ठ नेताओं ने नाराजगी जताई। भाजपा के भीतर भी सवाल उठने लगे कि आखिर लाल कृष्ण आडवाणी ने जिन्ना की तारीफ क्यों की। विरोध इतना बढ़ गया कि उन्हें भाजपा के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने की घोषणा करनी पड़ी। हालांकि बाद में संगठनात्मक कारणों से कुछ समय तक वो पद पर बने रहे, लेकिन ये साफ हो गया कि पार्टी के भीतर उनका प्रभाव पहले जैसा नहीं रहा। इसके बावजूद पार्टी ने 2009 के लोकसभा चुनाव में उन्हें प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया। ये पहला मौका था जब लाल कृष्ण आडवाणी खुद प्रधानमंत्री पद की दौड़ में सबसे आगे थे। भाजपा ने पूरे देश में उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा, लेकिन चुनाव परिणाम फिर उम्मीद के मुताबिक नहीं आया। कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार दोबारा सत्ता में लौट आई और भाजपा को हार का सामना करना पड़ा। यह हार सिर्फ चुनावी हार नहीं थी, बल्कि भाजपा के भीतर नेतृत्व परिवर्तन की शुरुआत भी थी। इसी दौरान गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी का राजनीतिक कद लगातार बढ़ रहा था। संगठन और कार्यकर्ताओं के बीच मोदी की लोकप्रियता तेजी से बढ़ी। 2013 में गोवा में भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई। इसी बैठक में नरेंद्र मोदी को चुनाव अभियान समिति का प्रमुख बनाया गया और बाद में उन्हें 2014 के लोकसभा चुनाव के लिए प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया गया। ये फैसला लाल कृष्ण आडवाणी के लिए आसान नहीं था। मीडिया में उस समय लगातार खबरें आती रहीं कि वो इस फैसले से पूरी तरह सहमत नहीं है। उन्होंने कुछ समय के लिए पार्टी के प्रमुख पदों से इस्तीफा भी दिया। हालांकि बाद में वरिष्ठ नेताओं के समझाने पर उन्होंने अपना फैसला वापस ले लिया। लेकिन राजनीतिक संदेश साफ था कि भाजपा में एक नए दौर की शुरुआत हो चुकी थी। मुझे लगता है आडवाणी, लाल कृष्ण आडवाणी एक अद्भुत व्यक्तित्व है भारत की राजनीति के। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वहां से सफलता के एक्सप्रेस वे पर लाकर खड़ा किया, जहां से भारतीय जनता पार्टी एक गहरे अवसाद के अंधेरे कुएं में छटपटा रही थी। गांधीवादी समाजवाद की अवधारणा से भाजपा कुपोषित हो गई थी। उसको राम नाम की संजीवनी देने का काम आडवाणी ने किया। भाजपा को पालमपुर अधिवेशन में अयोध्या आंदोलन से जोड़ने का काम आडवाणी ने किया। आडवाणी के जो लोग कुछ क्रिएट किए हुए लोग हैं, उसमें नरेंद्र मोदी भी हैं। मैं उनका नाम शुरुआत में लेना भूल गया था। केवल गोविंदाचार्य और यही लोग नहीं, प्रमोद महाजन, अरुण जेटली, नरेंद्र मोदी भी आडवाणी की ही शिष्य परंपरा का हिस्सा थे। और इस वक्त मेरे ख्याल से आडवाणी जी शतायु होने में 1.5-2 साल ही कम होंगे उनके जीवन के 100 वर्ष होने में। और जीवन के चौथे चरण में आडवाणी जी को भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला, भारत रत्न। मुझे लगता है किसी भी सार्वजनिक जीवन में काम करने वाले व्यक्ति के लिए एक बड़ी उपलब्धि होती है कि उसको अपने देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिले। आडवाणी और वाजपेयी दोनों ऐसे नेता हैं संघ परिवार के जिनको भारत रत्न मिला है। अटल जी को कुछ पहले, आडवाणी जी को अभी हाल में। लेकिन इतना जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी की जो भव्य अट्टालिका, जो भव्य राजप्रासाद आज आपको दिख रहा है, उसके प्रमुख शिल्पकार, उसके अद्भुत शिल्पी लालकृष्ण आडवाणी ही हैं। ये मान लीजिए, ये जान लीजिए। 2014 का लोकसभा चुनाव भाजपा ने ऐतिहासिक बहुमत से जीता। नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने। ये पार्टी वही पार्टी थी जिसे कभी लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी ने 2 लोकसभा सीटों से उठाकर राष्ट्रीय स्तर पर खड़ा किया। लेकिन इस जीत के साथ ही पार्टी में पीढ़ी परिवर्तन भी पूरी तरह दिखाई देने लगा। सरकार बनने के बाद लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और कुछ अन्य वरिष्ठ नेताओं को मार्गदर्शक मंडल में शामिल किया गया। इसके बाद वो सक्रिय राजनीति से लगभग दूर हो गए। हालांकि सक्रिय राजनीति से दूर होने के बाद भी लाल कृष्ण आडवाणी का सम्मान भाजपा और संघ परिवार में बना रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई मौकों पर सार्वजनिक रूप से उन्हें अपना वरिष्ठ और मार्गदर्शक बताते रहे। इसी बीच
देश ने उनके दशकों लंबे सार्वजनिक जीवन को एक और बड़े सम्मान से नवाज दिया। भारत सरकार ने लाल कृष्ण आडवाणी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी और कहा कि भारत के विकास में आडवाणी का योगदान अविस्मरणीय है। अगर लाल कृष्ण आडवाणी के पूरे राजनीतिक जीवन को देखा जाए तो उसमें कई उतार चढ़ाव दिखाई देते हैं। एक तरफ वो राम रथ यात्रा के नायक रहे, भाजपा को राष्ट्रीय राजनीति की मुख्य धारा में लाने वाले रणनीतिकार बने, संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत किया, अटल बिहारी वाजपेयी के सबसे भरोसेमंद साथी बने, गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री के रूप में देश की सेवा की। दूसरी तरफ उनके जीवन में बाबरी मस्जिद विवाद, जैन हवाला मामला, जिन्ना पर बयान और सक्रिय राजनीति से धीरे धीरे किनारे होने जैसे कठिन अध्याय भी है। फिर भी भारतीय राजनीति के इतिहास में लाल कृष्ण आडवाणी का नाम केवल एक नेता के रूप में नहीं बल्कि एक ऐसे राजनीतिक शिल्पी के रूप में दर्ज रहेगा जिसने संगठन को खड़ा करने की कला दिखाई, विचारधारा को जन जन तक पहुंचाया और भारतीय जनता पार्टी को 2 लोकसभा सीटों वाली पार्टी से देश की सबसे बड़ी राजनीतिक शक्ति बनाने की यात्रा में निर्णायक भूमिका निभाई। शायद यही वजह है कि आज भी भारतीय राजनीति के इतिहास का कोई भी अध्याय लाल कृष्ण आडवाणी का उल्लेख किए बिना पूरा नहीं माना जाता। और जब जब भारत की राजनीति को पढ़ा जाएगा तब तक लाल कृष्ण आडवाणी के नाम को इतिहास के पन्नों में पाया जाएगा। तो आज के नेतानामा के इस एपिसोड में इतना ही। ऐसे ही तमाम कहानियों और किस्सों के लिए देखते रहिए राष्ट्रवाणी।